हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हमने पिछले वीडियो में दिसंबर 2010 नेट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था 1 से लेकर 25 तक के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरियस ट्रेड रिफॉर्म आफ्टर 1991 इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो कितने बहुत सारे ट्रेड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, तो उसको किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो वो थे मनमोहन सिंह ने, और जिन्होंने LPG का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और अपनी इकोनॉमी को उन्होंने एक तरह से बचा लिया था उस टाइम इस कंसेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1991 कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज लार्जली ड्यू टू। अब देखिए, ब्रिटेन वुड्स कोलैप्स करने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा कारण है हमें वो बताना है। फॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, क्या गोल्ड स्टैंडर्ड का पतन होने से ये ब्रिटेन वुड्स कोलैप्स हुआ था? राइज इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड, क्या गोल्ड के वैल्यू राइज करने से ये ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स हुआ था? फेलियर ऑफ मैनेज इंटरनल लिक्विडिटी, क्या हम इंटरनल लिक्विडिटी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ? या सरप्लस कंट्री डिड नॉट रीवैल्यू एंड डेफिसिट कंट्री डिड नॉट डीवैल्यू देयर करेंसी, क्या इसकी वजह से कोलैप्स्ड हुआ? तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा वाले देश ने अपनी करेंसी का रीवैल्यू, और जो विदेशी मुद्रा को घटाने वाले देश ने अपनी करेंसी का डीवैल्यू नहीं किया। यानी कि करेंसी का जो करेंसी कोई अपनी रीवैल्यू करती है, दूसरी करेंसी को डीवैल्यू करनी चाहिए। यानी कि इस तरह से एक सामंजस्य बना रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटेन वुड कोलैप्स्ड हुआ 1991 में, और उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबिलिटी की बात होने लगी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये जो डी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दिया था? तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी गुस्ताव कैसल ने दिया है। देखते हैं कहाँ है गुस्ताव कैसल। हैबरलर मिल मिडने, डी हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। When was minimum reserve system is not issued adopted in India? तो मिनिमम रिजर्व नोट इशूड कब अडॉप्ट किया गया था इंडिया में? तो अडॉप्ट किया गया था ये 1956 में। तो ये बाकी गलत है, ये सब नहीं। हमारा इंडिया तो 1947 में आज़ादी हुआ था, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। 1953 में ऐसा ये नोट इशूड का नहीं हुआ था, ये 56 करेक्ट है। Which one of following is not the objective of monetary policy in India? अब मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये देख लेते हैं। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है? तो करता है। टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना भी इसका एक काम है। टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना भी इसका काम है। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका? स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है, इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं। द कंटिन्यूअस डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया इज ड्यू टू। अगर कंटिन्यूअस डेफिसिट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में होने लगे तो उसका क्या कारण है? पहला कारण दिया है कंटिन्यूड राइज इन इम्पोर्ट। तो अगर हमारे इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। क्यों चला जाएगा? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर हम कंसेप्ट देखें तो जितना हम लेते हैं उतना हमें यानी कि हमारा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, हम दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट बैलेंस नहीं है तो करंट अकाउंट की चीज़ों को भी हम जो सरप्लस है अकाउंट, उसको हम कैसे मैनेज करके बैलेंस रखते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्पोर्ट ही कंटिन्यूड इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिफिसिट में जाएगा। स्लो राइज इन एक्सपोर्ट, और बहुत धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कंटिन्यू इंपोर्ट बढ़ रहा है, धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, और एक्सचेंज रेट हमारी बहुत अस्थिर है, तो भी हमारा ये कारण है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में, कंटिन्यूअस डेफिसिट में जाएगा। तो हमारे ये जो चारों कारण हैं वो एकदम करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी वार ड्यूरिंग द प्रेजेंट रिसेशन इज कवर्ड विथ। तो प्रेजेंट रिसेशन में करेंसी वार को किसमें कवर्ड किया गया था? अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी के अधोमूल्यन में इस करेंसी वॉर को कंसिडर किया गया था, ओवर और न्यूट्रल में नहीं किया गया था।
तो हमारा ऑप्शन पहले ही मिल गया, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सम पर्सन। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्री मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सम पर्सन, तो क्या होती है कि किसी भी अल्पविकसित देश में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी मीनिंग क्या होती है, हमें ये बताना है। तो उसकी मीनिंग अगर हम देखें, अगर हिंदी और इंग्लिश का हम इसमें देखें तो बहुत डिफरेंट है। इसमें हमें ज़ीरो और ग्रेटर दैन, कुछ व्यक्तियों की सीमांत ज़ीरो होती है, यूनिटी होती है। तो नॉर्मल जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़ीरो हो, जो पर्सन है वो ज़ीरो होते हैं। इसको ज़ीरो ही क्यों कहा जाता है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के एक टाइप है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जिसमें मान लीजिए एक खेत में 4 लोग काम कर रहे थे और उस खेत में वो 1 टन गेहूँ उगा रहे थे, मतलब एक टन गेहूँ वो कर ही लेते थे 4 लोग मिलके साल भर में। लेकिन उसी खेत में और 6-7 लोग आ गए, लेकिन फिर भी साल भर में 1 ही टन गेहूँ निकल रहा है उसमें से। तो जो 4 लोग पहले थे, यानी कि जो 4 लोग पहले काम करके 1 टन गेहूँ निकाल रहे थे और अब 8 लोग आके 1 ही टन गेहूँ निकाल रहे हैं, तो क्या मतलब है इन 4 एक्स्ट्रा लोगों का? तो जो 4 एक्स्ट्रा लोग हैं ये तो बेकारी हैं, इन्हीं को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इनके होने और ना होने से जो प्रोडक्शन है उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है हमें ओपन जनरल लाइसेंस। तो ओपन जनरल लाइसेंस जो है वो है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें जनरल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ट्राइसेम्स क्या है? ये एक अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक योजना चली थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडेक्स, इन्फ्लेशन को नापने के लिए इंडेक्स बनाया गया है। और कैश रिजर्व रेशियो ये क्रेडिट कंट्रोल करने का एक मेथड है। तो यानी कि फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट इसमें है, यानी कि हमारा ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए, इसका इंग्लिश वाला जो वर्जन है यहाँ पे कुछ हो गया है टाइपिंग वाइपिंग में, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो चलिए हम हिंदी में ही देख लेते हैं। जेएम कीन्स, तो जेएम कीन्स ने कौन सी बुक लिखी है? तो जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो फर्स्ट का हमारा सेकंड हमें यहीं पे मिल गया, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेविड रिकार्डो ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जे रॉबिन्सन इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो यह हमारा मैच हो गया, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, फोर्थ का सी एंड डी का, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो हमारे ये वाला ऑप्शन फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1935, नाबार्ड का 1982। अगर हम इसके पूरे की बात करें तो ये 1 अप्रैल, नाबार्ड 12 जुलाई 1982, प्लानिंग कमीशन 1950, ठीक है। और एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1964 तो नहीं है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 14 जैन 1965 है, तो ये तो गलत ही है। यानी कि अगर हम देखें तो पहला का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। अब हमें दिया नहीं है फूड कॉरपोरेशन इंडिया का 65, तो हम इसको 64 कंसीडर अभी कर लेंगे, और डी का फोर्थ, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट हमें कहीं दिया ही नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन ही, ये जो इस कोड है यही गलत है पूरा। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो हमारे ये सारे जो भी बताया है मैंने, ये एकदम सही मैच हैं। तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इसको याद करना है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ था, इस क्वेश्चन में मे बी इस क्वेश्चन के वो सेम मार्क्स मिले हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें बताना है कि कौन से केस में वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है।
प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं, फिजिकल डेफिसिट और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारा ये गलत हो गया बी ही। तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। हमें फिजिकल डेफिसिट, बाकी टोटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट को बोलते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल टैक्स रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हमारा सेकंड गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा द इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेल टैक्स इज ऑन द सेलर व्हेन द डिमांड कर्व। अब देखिए, इसको करने का एक तरीका है। अब देखिए, DESG SEBC, इसका मतलब क्या होगा कि जब डिमांड इलास्टिक है तो सेलर ज़्यादा ग्रेटर पे करेगा। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे सेल टैक्स ऑन सेलर, यानी कि सेलर पे ज़्यादा बर्डन है, यानी कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा बियर कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हैं वो क्या है? वो एकदम परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसीलिए हमारा परफेक्टली इलास्टिक देख लेते हैं कहाँ पे है। फॉर द प्रोडक्ट इज़ अ रेगुलर हाइपरबोला, फॉर द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट इलास्टिक, यानी कि डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट इज़ परफेक्ट इलास्टिक। हमारा बी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक और तरीका है, देखिए इसको समझाने का। आई होप अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना मुझे तो ये ठीक लगता है। देखिए, सेलर जो है, जो सेल करता है, अगर वो इन इलास्टिक है, यानी कि वो इन इलास्टिक है, यानी कि वो स्ट्रेच ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, वो कम स्ट्रेच कर रहा है। यानी कि बायर हो या सेलर हो, जो भी इन इलास्टिक होगा, यानी कि जो भी इन इलास्टिक होगा, वही बर्डन ज़्यादा, उसी पे बर्डन ज़्यादा आएगा। यानी कि उसी को सेल टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर बर्डन और यहाँ भी ग्रेटर बर्डन। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि सप्लाई इन इलास्टिक है, तो याद रखिएगा सप्लाई इन इलास्टिक है, यानी कि जो हमारा सेलर है, सेलर ही सप्लाई करता है, तो सेलर को ज़्यादा बियर करना पड़ेगा टैक्स। अगर बोले कि बायर है वो इन इलास्टिक है, तो यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो इन इलास्टिक होगा, तो यानी कि जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। तो जो इन इलास्टिक है उसी को बियर करना पड़ता है, ये बस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इम्प्लाइज दैट। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या इम्प्लाइज करता है? तो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स हमें बताता है कि जिस हिसाब से लोगों के इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से हमें उन टैक्स लेना है। तो यानी कि द रेट ऑफ टैक्स राइजेस विद द राइज इन इनकम। हमें यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स फॉल विद द राइज इन इनकम। तो क्या जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम वैसे वैसे कम टैक्स लगाएंगे क्या? ये तो हमारा रिग्रेसिव टैक्स इनकम टैक्स हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ बी करेक्ट है कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर में भी वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो वो 280 आर्टिकल 280 के द्वारा किए जाते हैं। बाकी ये सारे गलत हैं, ये सब अलग अलग फंड से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन। अब देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि EAC इकोनॉमिक एडवाइज़र, अब ये 2010 का है, तो उस टाइम कौन था इकोनॉमिक एडवाइज़र? तो C रंगराजन थे। अगर हम अभी की बात करें तो अभी के करंट में जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय। तो ये याद रखिएगा। बाकी उसके बाद जो है वो है अलग अलग मेंबर्स हैं उसके। अब देखिए रेंज क्या होती है, तो रेंज जो है ये एक
हम लिमिटेड में ही इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यूज़ लिमिटेड। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ये एक रिलेटिव मेजर है डिस्पर्जन का। वेरिएंस क्या है, ये स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो वो वेरिएंस हो जाता है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज वो रेंज से भी स्मॉल होता है, यानी कि स्मॉलर दैन रेंज। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का मैच हुआ, सेकंड हमें यहीं पे मिल गया, यानी कि सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम एक से भी बना सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, यानी कि जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा, यानी कि किस माध्य का प्रसरण का वितरण बराबर है, तो वो है पॉइजन। नेक्स्ट हमारा फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस। अब देखिए, जब भी हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बीटा 3 के बराबर होगा। असिमेट्रिक यानी कि बीटा अगर ग्रेटर देन 3 है तो इसको बोलेंगे लेप्टोक्रिटिक है हमारा स्क्यूनेस, लेप्टोक्रिटिक। और बीटा अगर लेस देन है तो ये मीजोक्रिटिक। तो इस तरह से हम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये ए करेक्ट हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। The sum of square of deviation of the given set of observation is minimum when taken from। तो अगर हम मीन से अगर लेते हैं सम ऑफ डेविएशन तो वो 0 होता है, तो मीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, तो देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट बहुत सारे इंडेक्स सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिशर करता है। फिशर टाइम और फैक्टर रिवर्सल दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टाइप 1 एरर क्या होता है, तो टाइप 1 एरर ऐसे एरर को कहते हैं जिसमें नल हाइपोथेसिस जो हमारा है वो रिजेक्ट हो जाता है, जबकि इसको नहीं होना चाहिए, जबकि ये नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू था लेकिन फिर भी हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं टाइप 1 एरर, यानी कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए, अब ये हमारा जो है वो पैसेज के ऊपर है। ये पैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अब ये 48 से 50 तक के क्वेश्चन ये आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रही हूँ, क्योंकि पैसेज के ही ऊपर है। आप लोग पढ़िए, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ लेगा कि इसके आंसर क्या है या क्या है, तो उसको मैं पिन कर दूंगी बाद में कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए मतलब उसके बाद वाला पैराग्राफ यहाँ पे है, उसके बाद इसको पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, इसको पॉज करके पढ़ लेंगे जो हिंदी में है। इसके आगे का भी पैराग्राफ है ये। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है इन्हीं पैराग्राफ्स के बेस्ड, तो इसको आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और इसको करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसको आंसर नहीं पता, यानी कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो भी बताएगा, उसको मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी कि क्या आंसर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो हमने 2010 के जून और दिसंबर दोनों के पेपर को ख़त्म कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।